Hello and welcome back to the show. Today I've been joined by Abhishek Mishra. He needs absolutely no introduction. He's a legal analyst by profession, and let's just dive into the discussion straight away. Hi, Abhishek. Thank you so much for your time today. Thank you so much, Sonam, for inviting me and giving me this privilege to be the part of your show. I'm one of your great admirers, so it's an absolute privilege for me. Very kind of you, Abhishek. ओके आज आपको जैसे पता है कि एक वर्चुअल समिट हुआ है एससीओ का जिसमें of course India and Pakistan have traded barbs over the overall human security situation in the region. India has understandably accused Pakistan of cross-border terrorism क्योंकि आपको पता होगा कुछ साल पहले तक तो पाकिस्तान में ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं थी। इसके बारे में बड़ी प्राउडली बात की जाती थी कि हम तो वहाँ पे मुजाहिदीन भेजते हैं, जिहाद करते हैं। अब जो थोड़ी स्ट्रैटेजी है वो पाकिस्तान ने चेंज कर दिया एंड पाकिस्तान काइंड ऑफ डिनाइज दीज एलिगेशंस। अब पलट के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कमेंट किया है ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया ऑफ कोर्स द यूजुअल मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम Right. विक्टिमाइजेशन कार्ड तो what do you have to say about? Do you think this trope has straight away been taken from the global jihad narrative factory, or do you actually feel that there is any truth to this? See, I think there's no comparison. Both of them are like apple and oranges. On the one hand, the प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट है वो एक ग्लोबल कंसर्न को अंडरलाइन करता है बिकॉज टेररिज्म हैज फीचर्ड इन एन नंबर ऑफ टॉक्स be it G20, be it recent Indo-US joint statement, be it any international forum, terrorism is mentioned as one of the prime or one of the main reasons which nation come and discuss with each other, right? लेकिन आप अगर उनके दूसरे स्थान पे प्रधानमंत्री या वजीर आजम नवाज शरीफ का देखें, उन्होंने कहा कि कुछ देश ऐसे हैं बिकॉज ही डिड नॉट नेम इंडिया लाइक इंडिया डिड सो ही कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे कि मुसलमानों के जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे. आई थिंक ही मेंट इट फॉर चाइना. और ये चाइना के लिए क्यों कहा उन्होंने मुझे समझ में नहीं आ रहा. ये चाइना और उनके रिलेशनशिप के लिए बहुत खतरनाक है बिकॉज एज फार एज हम लोग कंसर्न है, पहली बात तो हमारे यहाँ माइनॉरिटी है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 30 एंड 29 टू सर्टेन एक्सटेंट. बट वो एक दूसरी चीज है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको इक्वल राइट्स देता है. तो हमारे यहाँ माइनॉरिटी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है. एवरीवन इज इंडियन. दोज हु क्लेम द राइट ऑफ मिनॉरिटी दे हैव एडेड राइट. सो जो नॉर्मल सिटीजन है उसके पास वो राइट नहीं है. जैसे आर्टिकल 29 और 30 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी हैव राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन सेंटर ऑफ देयर ओन चॉइस, राइट. ये तो मेजॉरिटी के पास नहीं है ये ऑप्शन, ये तो माइनॉरिटी के पास है. और माइनॉरिटी रिलीजियस कौन है इंडिया में ये सबको ही पता है. उसी तरीके से आर्टिकल 29 में देख लें, कल्चर जो है उसकी प्रिजर्वेशन की बातचीत की गई है, वो भी सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए. तो ये तो एडेड वैल्यू है. तो हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी का ट्रीटमेंट है वो इक्वलिटी का नहीं है बल्कि स्पेशलिटी का है. हम एक्स्ट्रा राइट देते हैं. मेजोरिटी के पास तो ये राइट नहीं है ना. अगर आप मेजोरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के हैं तो कैन यू एस्टैब्लिश योर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड देन हैव अ राइट टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज इट. नहीं है आपके पास ऑप्शन. सो पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ साहब और मोदी जी के स्टेटमेंट में कोई कंपैरिजन नहीं है. शहबाज शरीफ साहब. हाँ, जिस शहबाज शरीफ साहब जी एक ही जी चीज है. एक ही कॉइन्स के दो हैं, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी. वैसे सो भी एक ही चीज है अभिषेक, क्योंकि ऑर्डर वहीं से आते हैं. एग्जैक्टली पाकिस्तान इज बीइंग रन बाय लंदन एंड वॉशिंगटन. सो अब ये देख लें कि वो चाइना इसको कैसे लेगा. ये चाइना के ऊपर है. मेरे ख्याल से चाइना अपनी माइनॉरिटी को ट्रीट नहीं करता अच्छे से. हमारे यहाँ तो स्पेशल राइट है, इक्वल राइट प्लस स्पेशल राइट है हमारे यहाँ. उनके यहाँ तो कोई राइट नहीं है. वो तो कह रहे हैं कि ये छोड़ो, ये तुम जो रिलीजियस फास्ट रखते हो छोड़ो, दाढ़ी रखना छोड़ो, यू कैन नॉट हैव मोहम्मद नेम. वो तो यहाँ तक जा रहे हैं. तो अब ये तो चाइना और पाकिस्तान को देखना है कि उनके बायलैटरल, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इंटरनल मैटर में अटैक किया. प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इशू को रेस किया. टेररिज्म इज नॉट जस्ट इंडियन कंसर्न, टेररिज्म इज अ ग्लोबल कंसर्न. आज फ्रांस में क्या हो रहा है, ठीक है ना. अभी जब मैं जर्मनी में था तो वहां पे उस समय फ्रांस में कोई ट्रक लेकर के घुस गया था नीस के सड़कों पे और उसने 100-150 लोगों को मार दिया था.
तो टेररिज्म तो कोई इंडियन कंसर्न नहीं है, ग्लोबल कंसर्न है। तो जो लोग इसको क्रॉस बॉर्डर, ये ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया, अल जवाहिरी कहाँ पकड़ा गया, ये तो सीआईए के कई आपको वो मिल जाएंगे हेड जिनके ये स्टेटमेंट है। हाफिज सईद यूएन सैंक्शन का टेररिस्ट है भाई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन टेररिस्ट है, एंड ही डिलीवर्स स्पीचेस as free as Imran Khan himself, or maybe more freer than Imran Khan, because nowadays Imran Khan is put under a lot of restrictions, right? तो मेरे ये कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी एक इंटरनेशनल मंच से इंटरनेशनल इशू उठा रहे थे, हालांकि एससीओ में इसका जगह नहीं होना चाहिए, एससीओ वाज मेनली अबाउट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ऑल दैट, बट एनीवे जबकि आप देखिए जो प्रधानमंत्री या वजीर आजम नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, वो तो इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। Was that a forum to pinch your what do you call poke your nose in the internal matter of a state? और मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया के लिए कहा था, अब चाइना से वो समझे कि चाइना को इन्होंने क्यों कहा। So that's my answer, that's how I see it. बट नाम क्यों नहीं ले रहे? ऐसा क्या डर है इनको चाइना का? क्योंकि ये तो मुस्लिम इश्यूज पे बड़ा वोकल है, तो नाम क्यों नहीं ले रहे ये चाइना का? एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं, चाइना का नाम कैसे ले लेंगे? अभी एक टेररिस्ट को इंडिया और यूएस ने ज्वाइंटली वो किया, स्पॉन्सर किया कि यूएन उसको सैंक्शन करे, चाइना ने वीटो कर दिया टेक्निकल ग्राउंड पे। सो चाइना सिंपली सिक्योर्स पाकिस्तान न्यूसेंस वैल्यू। पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो पोजीशनिंग है वो न्यूसेंस वैल्यू की है ना उनकी, कि भाई आप मेरी मदद करो टेररिज्म को रोकने में, इसको मार दो, उसको मार दो। सो ऑल दे हैव आइडेंटिफाइड एज इज मर्सेनरी, ठीक है ना, ये दिस इज अ स्टेट ऑफ मर्सेनरी, पूरा स्टेट ही मर्सेनरी है। यू गिव देम मनी, दे विल टेक योर प्रोजेक्ट एंड देन एग्जीक्यूट इट। इसी को ये कहते हैं वॉर ऑन टेरर। War on terror, Sonam ji, for all intent and purposes, was war on jihad, because it was war against Al Qaeda. Even जो सिक्योरिटी काउंसिल की कमिटी बनी, सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन के बाद, उसको भी कहते हैं कि ये अल कायदा कमिटी। तो जब उसका नाम ही अलकायदा है, अलकायदा ने कहा था कि हम यूएस के अगेंस्ट में जिहाद कर रहे हैं, और चूंकि आपकी जो वॉर अगेंस्ट टेरर में जो यूएस के प्रेसिडेंट को सैंक्शन मिली, उनके प्रेसिडेंट, चूंकि वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि जब आप वॉर करने जाओगे और जब प्रेसिडेंट साइन करता है वॉर के ऑर्डर्स को, तो उसको वहां के सीनेट और कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती है। बड़ा उनके बीच में टसल चल रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है या लेजिस्लेटिव एक्शन है, डू यू नीड लेजिस्लेटिव अप्रूवल फॉर दिस एग्जीक्यूटिव एक्शन, या एक बार आपको मिल गया वॉर का परमिशन तो क्या आप दूसरे वॉर्स पे भी उसको यूज कर सकते हो। इस तरीके के बहुत लीगल इश्यूज हैं। तो जो अलकायदा के अगेंस्ट में परमिशन मिली थी इनको जब 2001 हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वो it was against Al-Qaeda. Al-Qaeda was waging a jihad. So America was only nice, or was trying to be nice to the Islamic world or the आलम इस्लाम, कि वो जिहाद वर्ड उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने टेरर वर्ड कहा। इंडिया भी जो कश्मीर में जो चीज होती है उसको जिहाद ना कह के टेरर कहता है। I don't know for what explicable reasons or inexplicable reasons, that is for Indian authorities to determine. Otherwise, I would have called spade a spade. जब बुरहान वानी कह रहा है कि हम जिहाद करने आए हैं, उसके बाद उनके और भी जो 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 बच्चे पकड़े गए थे वो साफ साफ कर रहे हैं, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर द कश्मीरी नेशन, वी आर वेजिंग अ जिहाद अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप क्यों नहीं कह रहे उसको कि आप उसको टेरर का सॉफ्ट फॉर्म दे रहे हो? सो पाकिस्तान को ये डिटरमाइन करना था जब अमेरिका ने कहा वी आर डूइंग वॉर ऑन टेरर, व्हिच दे एंड देयर एनालिस्ट शुड हैव रेड एज वॉर अगेंस्ट जिहाद। तो आप उसके पार्ट बन सकते हो। आपकी आर्मी का जो मेन मोटो है वो जिहाद फी सबीलुल्लाह। हाउ कैन यू बी पार्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट जिहाद व्हेन योर लॉयल्टी इज फॉर जिहाद? तो आपने तो क्या नाम है, ये जो तालिबान थे उनको भी डबल क्रॉस कर दिया। उनसे कहा कि तुम अमेरिका को, ओसामा बिन लादेन को मत दो, और अमेरिका से कहा कि वी विल फाइट अगेंस्ट, वी विल हेल्प यू। तो दे हैव प्लेड डबल गेम। दिस इज हाउ इट इज। सो व्हाट एल्स टू से, ये तो इनका पुराना राग है। अच्छा, जो विक्टिम्स होते हैं टेररिज्म के, वो इस ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं? एंड दिस लीड्स टू अनदर क्वेश्चन कि हु डू यू थिंक इज मोर डेंजरस, द इस्लामिस्ट जो ओपनली कह रहा है कि भाई ये तो मैं जिहाद कर रहा हूँ, ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, जैसे बुरहान वानी यूज्ड टू ओपनली से दिस कि हम मुसलमान हैं और हम हिंदू हुक्मरान के अंडर नहीं रह सकते। सैयद अली गिलानी, जिनको कोई बड़ा पाकिस्तान में कहते हैं कि बड़े कोई वो अजीम शख्सियत थी, वो कहते थे कि एक मुसलमान का एक हिंदू अक्सरियत में रहना ऐसा होता है जैसे किसी मछली का जो है वो पानी के बिना रहना हो। इस तरह का वो एक एनालॉजी कुछ ड्रॉ करते थे, विच इज़ लाइक फुल ऑफ बिगेट्री एंड काइंड ऑफ नॉर्मलाइजिंग हेट्रेड अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स।
तो हम इस ट्रैप में क्यों फँस जाते हैं, है ना? आपने इंडिया की भी बात की, हमारी भी टर्मिनोलॉजी को अगर हम लेके चलें, तो वी हेजिटेट टू कॉल द प्रॉब्लम बाय इट्स नेम and we hesitate to call out this menace which has been like troubling us for like हाफ अ सेंचुरी नाउ। अगर हम देखें तो ये हिस्ट्री तो बड़ी देर की है ना। अगर हम पार्टीशन का भी वाकया काउंट कर लें तो जिहाद तो हमारे खिलाफ तब से ही शुरू हो गई थी। क्यों हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जबकि आप देखें जो इस्लामिस्ट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है, पर वो बार बार जो है हिंदूज को ओपनली टारगेट करते हैं। लेस्टर में आपको पता है क्या हुआ, बाद में सच्चाई तो सामने आई गई कि किसने क्या शुरुआत की थी, बट ओपनली वहाँ पे ये इस किस्म के ट्रोप्स यूज़ किए गए कि ये कोई हिंदुत्व टेररिज्म है, जबकि द हिंदूज वर द विक्टिम्स। और जिन जर्नलिस्ट ने इस एस्पेक्ट को कवर भी किया, even they started to receive death threats. Some of them are connected with me, and I know what they are going through in their personal lives because they had the courage to report the truth. हमारा क्या रीजन है कि हम इतना डरते हैं डिस्पाइट बीइंग विक्टिम्स? बिकॉज बहुत से रीजन है। एक तो है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जैसे आपने बहुत यू हैव अलूडेड टू वेरी राइट एनालिसिस कि भाई ये जो जिहाद हम फेस कर रहे हैं ये प्री इंडिपेंडेंस है, मगर आपने प्री इंडिपेंडेंस की टाइमलाइन थोड़ी घटा दी। ये मुगल यहाँ क्या करने आए थे? आप बाबर नामा में वो बार बार कह रहे हैं कि ये काफिर है और यहाँ से हमें इसको हटाना है। वो क्या था? वो जिहाद नहीं था, वो होली वॉर था भाई। जी, आप को जजिया देने की डिमांड जब औरंगजेब ने जजिया लगाया, वो जिहाद नहीं कर रहा था। वो बार बार आपको लोकल जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन को विद कंटेम्प्ट इज राइटिंग एज फिल्दी एंड अनकूथ एंड काफिर्स, आइडोलेटर्स, इनकी मूर्तियों को तोड़ो और ये लगाओ। तो जब भाई हम हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा रहे, सो वी हैव बीन ट्रेन्ड और कंडीशनड टू सुगर कोट। तो जब तक हम शुगर कोटिंग करेंगे, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को नहीं दिखाएंगे, आई डोंट थिंक कि कोई मामला फंसेगा। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कि सिंस व्हेन इंडिया इज फेसिंग जिहाद, आप उसको कह रहे हो एडवेंट ऑफ इस्लाम हिस्ट्री में, आप उसको एडवेंट ऑफ इस्लाम पढ़ा रहे हो ना। आप ये तो नहीं पढ़े हो एडवेंट ऑफ जिहाद। ये अलाउद्दीन खिलजी ने जब, या बलबन या जो भी था, गयासुद्दीन तुगलक जो भी था जिसने नालंदा जलाया, वो एडवेंट ऑफ इस्लाम कर रहा था इंडिया में। वाज दैट एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया? इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली भाई, I'm not, it's a history, but there is a time for truth and reconciliation. Unless until we call spade a spade, unless we simply take the bull by its horn, things will not be simply settled. You can't put it under the carpet and then pretend as if it never existed. Because एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो परसिक्यूटेड है, और नैरेटिव ये है कि परसिक्यूटेड कम्युनिटी इज अ परसिक्यूटेड। एक जुल्म तो ये है हमारे यहाँ। तो ये हम आप ये बोलने से डरेंगे, कल को कोई हमें कहेगा बिगेट है। बिगेट इज अ वर्ड विच ऑल द बिगेट्स यूज। द ब्यूटी ऑफ द वर्ड बिगेट, इट इज यूज्ड मोस्ट व्हाट यू कॉल ऑफेनली बाय द बिगेट्स। जो सच्चाई नहीं बोलना, आप अगर सच्चाई बोले तो यूर अ बिगेट। भाई आई लव मुस्लिम्स, आई हैव लॉट मेनी फ्रेंड्स मुस्लिम, भाई इसका क्या लेना देना है। बट अगर अकबर ने या बाबर ने या इन लोगों ने जिहाद किया तो कॉल इट जिहाद, डोंट कॉल इट फॉर गॉड सेक एडवेंट ऑफ इस्लाम। क्या कंट्रीब्यूशन है? हमारी यूनिवर्सिटी को जलाना कंट्रीब्यूशन है? वो बलबन ने वो कोई एक सो कॉल्ड मार्केट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, वो है? हमारे यहाँ के मार्केट सिस्टम खराब थे। सो पॉइंट ये है कि ये जो नैरेटिव है ना, इस नैरेटिव को बस्ट करना जरूरी है। और इसमें जो हम विक्टिम इसलिए हैं क्योंकि हमें जो है ये जो यूरोप ने किया मल्टीकल्चरलिज्म, आज फ्रांस क्यों चल रहा है? द सेम रीजन व्हाई वी आर बर्निंग। हालांकि हमारे जो मुसलमान भाई बहन है उनमें बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत से लोग प्रोग्रेसिव है, और उनकी वजह से हम लोग कुछ बातें कह भी बातें। लेकिन बात ये कि हमारे देश की एक पूरी की पूरी 14% 15% की पॉपुलेशन है जो ये सीखती है कि इस जमीन से उसका कोई नाता नहीं है। वो अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहना चाहती है और कोई आइडेंटिटी से वो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती, विच इज अ फिनोमिना एक्सक्लूसिव टू द इंडियन मुस्लिम्स। टर्क्स अपने आप को टर्क्स कहते हैं, इजिप्शियन अपने आप को इजिप्शियन कहते हैं, अरब्स अपने आप को अरब्स कहते हैं। आप सारों की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, आप टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, वो ओआईसी के मेंबर है, बट दे डोंट कॉल देमसेल्व्स इस्लामिक नेशन, दे कॉल देमसेल्व्स टर्किश नेशन। ये फिनोमिना सिर्फ यहां पाया जाता है।
तो पॉइंट ये है कि हम लोग, आप अपने ही पॉपुलेशन को, भाई उनको हक है, उनको यदि किसी एक रिलीजन में सुख मिलता है वो जाए उसी में प्रैक्टिस करें, लेकिन ये कहना कि उनका नेशन अलग है, वो बेचारा हिंदुस्तान का मुसलमान पिछले 200-250 साल से वो कपड़े ढूंढ रहा है कि अचकन हमारा ड्रेस है, कि शेरवानी हमारा ड्रेस है, कि लुंगी हमारा ड्रेस है, वो बेचारा इसमें परेशान है। He is looking for exteriors to be identified as Muslim. And then इस पे ये है कि उन्हीं के लोग ये भी किताब लिखते हैं कि we are treated as they, us versus they. You do everything under the sun possible to identify your community as they, not us. And then if someone treats you like they, you say भाई ये तो जुल्म हो रहा है। आप कह रहे हो कि हमें शरिया चाहिए, हमें यूसीसी नहीं चाहिए, ये us versus they नहीं है। आप कह रहे हो कि हमें हमारे मदरसे चलाने दो, ये अस वर्सेस दे नहीं है। आप कह रहे हो कि हमारा हर कुछ आपसे अलग है, हमारी जो एंसेस्टर है वो मुगल है, मुगल का नाम लेती है, ऐसे बेचारे नाराज हो जाते कि मैं समझ ही नहीं पाता भाई क्या लेना देना है। भाई आप ये देखें कि तिमूर को हमारे यहाँ हीरो माना जाता है। अभी तो आपको पता होगा हमारे एक बहुत इंटेलेक्चुअल स्टार ने अपने बेटे का नाम तिमूर रख दिया। तिमूर साहब की खास बात क्या थी कि उन्होंने इंडिया के लोगों की गर्दनें खूब खूब काटी। अच्छा, तिमूर साहब सिर्फ यहां नहीं रुके, तिमूर साहब फिर गए आपका बगदाद, वहां भी उन्होंने अरबों की भी गर्दन काट दी। अरब तिमूर के ऊपर थूकता है। मेरा दोस्त था सीरियन, ही यूज्ड टू हेट सेंट्रल एशियन जब मैं सेंट्रल एशिया में था। और हमारे यहाँ के लोग अरबियों से भी प्यार करते हैं, तुर्कियों से भी प्यार करते हैं। कुछ एक यूनिक सी है बातों में, जैसे हमारे यहाँ इंडियन सपोर्ट इजराइल एंड ऑल्सो लव जर्मन्स। ये हमारी कुछ यूनिक सी आइडेंटिटी है जो और लोगों में नहीं मिलेगी आपको। दे लव जर्मन फॉर नेशनलिज्म एंड दे लव इजरायली की वो अरब में घुस के ठोक बजा रहे हैं अच्छे से, विदाउट नोइंग कि क्या उसकी एनालिसिस सही तरीके से होनी चाहिए। सो वी आर विक्टिम ऑफ बीइंग नॉट, आई मीन डिनाइंग आवरसेल्व्स द ट्रूथ। जब तक आप वो ट्रूथ और रिकंसिलिएशन नहीं करिएगा, इंडिया में दंगे होते रहेंगे, इंडिया की पॉलिटिक्स फ्रेगमेंटाइज होगी, इंडिया विल ऑलवेज बी फेसिंग द फियर ऑफ गेटिंग डिसमेंबर्ड। क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मिट्टी से जोड़ना नहीं चाहती, वो अपने आप को दूसरी कम्युनिटी देख रही है। आप समझ रहे, अगर आप देख लें हमारे जो भाई बहन है वो अपने यहाँ के इलाके में अरबिक लिखते हैं। क्या मुसलमान होने के लिए अरबी लिखना जरूरी है? हिंदी लिखा हुआ बंदा या तमिल लिखता हुआ बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। उसके घर के और दुकान के नाम यदि अपने लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। इंडोनेशिया में ऐसा नहीं होता, तुर्की में नहीं होता। आपको मैं बताऊं सोनम जी, तुर्की में जब तुर्की डिसमेंबर हुआ, ये क्या नाम है, सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर, तुर्क था, उसने कहा कि भाई हम तो सेंट्रल एशियन है, हमने यूरोप की धरती कब्जा की हुई है और हमने राज किया है यूरोप पे भी और हमने राज किया है वेस्ट एशिया पे भी। अब हम टूट गए तो अब हम कौन है? हम वेस्ट एशियन है, टर्किश है या यूरोपियन है? उसने कहा वी आर टर्क्स लिविंग इन यूरोप, हमारी आइडेंटिटी यूरोप की है। उसने कहा कि हम अपनी भाषा को लिखने के लिए अरबी यूज नहीं करेंगे, हम अपनी भाषा को लिखने के लिए यूरोपियन यूज करेंगे। और उसने रोमन स्क्रिप्ट से आज टर्किश लोग लिखते हैं। बाकी जो टर्किश हैं, उन्हीं के जो भाई बहन है सेंट्रल एशियन, वो रशियन स्क्रिप्ट में अपनी भाषा को लिखते हैं। हमारे यहाँ के भाई बहन वो अरबिक स्क्रिप्ट, उनको सिखा दिया गया ये बात कि अगर तुम देवनागरी यूज कर लोगे, तमिल यूज कर लोगे, तेलुगु यूज कर लोगे तो तुम्हारा मिल्ली तसक्कुस वो डेंजर में आ जाएगा। सो दैट्स इट। अच्छा, एक और ट्रेंड मैंने नोटिस किया है, बिकॉज आई एम एन आर्डेंट पाकिस्तान वॉचर। लेटली आई हैव बीन नोटिसिंग दिस कि अपार्ट फ्रॉम ये जो एक यूजुअल जिहाद का, तो आर्म जिहाद का तो एक है ही एजेंडा, उसके साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स को प्रॉप अप किया जा रहा है जो अदरवाइज तो एक लिबरल आउटलुक मेंटेन करते हैं। जैसे जब वो पाकिस्तान में बात करते हैं, अब इसमें जो जर्नलिस्ट्स हैं वो भी शुमार हैं, इसमें आपको कुछ नए नए यूट्यूबर्स भी नज़र आएंगे। जब वो आपस में बात करते हैं, उनका एक लिबरल आउटलुक होता है, वो क्लियरली इस चीज़ पे मतलब कमेंट करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ से जिहादी ट्रेन कर करके भेजते रहे हैं और किस तरह से उसामा बिन लादेन used to move freely and the Pakistani agencies were, fully aware of it. उसामा बिन लादेन तो इवन जो वहाँ पंजाब जो है उसके जो बड़े मतलब मेन स्ट्रीम किस्म के जो शहर गांव है, वहाँ पे भी वो घूमता फिरता रहा है। बट जब यही लोग इंडियंस के साथ बात करते हैं,
स्पेशली जो लोग हु डोंट लेट देम वॉक ऑल ओवर देम, है ना। एक तो इंडियंस की भी एक कैटेगरी है जिनको कोई बुखार चढ़ गया है, उनको लगता है कि शायद अगर हम सबमिट कर दें या फिर हम इन लोगों के साथ नहीं रीजन करने की कोशिश करें, तो शायद इससे कोई इस रीजन में पीस आ जाएगा। दे वांट रिकंसिलिएशन विदाउट हैविंग टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। ठीक है। अब जब हमारे जैसे लोग इनसे बात करते हैं, हु कैन नॉट टेक दिस लाइंग डाउन, कि आप जो है अपनी आंखों नाक हर तरफ हर जगह से झूठ बोले, ठीक है, सफेद झूठ बोले कि जी दोनों तरफ से दहशतगर्दी होती रही है, हिंदुस्तान भी दहशतगर्दी करता रहा है। हैरानी की बात यह है कि हिंदुस्तान और चाइना के कितने मसले मसाइल हैं, हमारे टेरिटरी डिस्प्यूट्स हैं, बट कभी चाइना ने भी हिंदुस्तान को इस चीज़ के लिए तो एक्यूज नहीं किया कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, ना ही हम उनको ऐसा कहते हैं ना। तो ये क्या मामला है और इसके लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं, हमारी जो यंग जनरेशन्स हैं, उनको एक किस्म का ब्रेन वॉश कर रहे हैं इनटू बिलीविंग कि जी दोनों कंट्रीज में बड़े प्रॉब्लमैटिक किस्म के लोग हैं। और जो आजकल आपको हिंदू रिएक्शनरी आपको रिएक्शनरिज्म मिलेगा ना, उसको वो इक्वेट कर रहे हैं मुसलमान दुश्मनी से। जबकि हमारे यहाँ जो रिएक्शनरीज हैं, उनका कहना ये है कि वी आर नो मोर रेडी टू बी सब्जुगेटेड, एंड इफ यू हेट ऑन अस, दिस विल बी रेसिप्रोकेटेड विद हेट एंड नथिंग एल्स। तो इन लोगों के लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि ये तो इस तरह से अपना एजेंडा चला रहे हैं कि वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और जो हमारी जो जनरेशन्स हैं, उनको ये बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए, Pakistan can be identified as a set of conflicted identity, narrative, and thoughts. लड़ाई लड़ते हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में, और पैसा लेते हैं यूएस से, और शेल्टर भी दे रहे हैं ओसामा बिन लादेन को। कुड यू बिलीव दैट? अलकायदा की लड़ाई को कहते हैं वॉर अगेंस्ट टेरर। दे सेड आई एम पार्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट टेरर। यूएसए पैसे लेते हैं कि हम ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और छुपा के रखे हुए। दिस इज पाकिस्तान। यू गॉट टू हैव एक्सेसिवली जिसे कह लीजिए इंजीनियस माइंडसेट। वो ऐसा क्यों करते हैं कि वॉर अगेंस्ट टेरर का जो मेन टारगेट है, एंड सोचिए यूएस हैज टू स्पेंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। दीज आर द पीपल कॉल्ड पाकिस्तान। इनको दिखता ही नहीं है ये। ऐसे नहीं, द वर्ल्ड इज कॉलिंग देम द पैथोलॉजिकल लायर्स। आप सोच लीजिए, could you, आप इमेजिन कीजिए। Don't take offense, but it's the same thing. Yeah, Liars, you know. well, yeah, I mean, with due respect, yeah, I'll take it as a pun, but yes, they're pathological liar. And where does their lie start? हम हिंदुस्तानी नहीं है, and they're convinced कि वो इंडियन नहीं है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इंडिया को डिवाइड करके पाकिस्तान बना, एंड दे आर सेइंग कि हम इंडियन नहीं है। ये उनका पहला झूठ। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसमें इंडियन का कुछ नहीं है। पंजाबी बोलने वाला बंदा क ख ग घ नहीं पढ़ता, अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ता, अपनी भाषा नहीं पढ़ता। ये दूसरा झूठ। ये कहते हैं दुनिया हमारे अगेंस्ट में यहूद हनूद मिलकर षड्यंत्र रच रहे। दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट देमसेल्व्स। कंस्पिरेसी क्या होता है? कंस्पिरेसी इज अ थिंग टू डू विच इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूथ, जो फैक्ट से अलग है, या एक क्रिएटेड फैक्ट है, नेचुरल फैक्ट नहीं है। जब आप ऐसी कॉन्स्पिरेसी रचो जो सच को झूठ दिखाए और झूठ को सच, उसी को कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, उसी एक्शन को कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो पाकिस्तानी का ये कहना कि हम इंडियन नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अपनी आइडेंटिटी पे लात मार देना और कहना कि मोहम्मद बिन कासिम पहला पाकिस्तानी था, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। वॉर ऑन टेरर में अमेरिका से कहना कि वी आर योर अलाइज, और उसके बाद वॉर ऑन टेरर के सबसे प्राइम सस्पेक्ट को अपने यहां छिपा के रखना, ये कंस्पिरेसी नहीं है भाई। दीज पीपल आर यूनिक इन द वर्ल्ड। इनको समझना आपके बस के बाहर की बात है। ये क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल, ये जो है ना, ये ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट देते हैं। आपने ये किया तो आपने भी ये किया, इक्विवेलेंस करते हैं बिना उसके कंटेक्स्ट में जाए हुए, बिना उसके बैकड्रॉप में जाए हुए। ऐसे तो सब कुछ है भाई। ये तो वही बात है, भगवान से क्या है ना अभिषेक, अगर आप इनको कॉल आउट करेंगे ना, तो ये बोलेंगे आप तो पीस प्रोसेस के अगेंस्ट हैं, आप तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते।
हाँ, तो नहीं बढ़ना चाहते। क्या पीस प्रोसेस का क्या मतलब? अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दे हम? पहले आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन होता है। पीस प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द टारगेट ऑब्जेक्टिव? भाई आप कुछ एक्शन करते हो, इफ यू आर कॉलिंग इट अ प्रोसेस, देन टेल मी द आउटकम। पीस प्रोसेस में आउटकम पीस है, तो हाउ वुड यू हैव अ परपेचुअल पीस? इमैनुअल कांट ने, जब यूरोप ने सारी जिंदगी अपने आप को मारा काटा, तो इमैनुअल कांट ने किताब लिखी, उसका नाम है परपेचुअल पीस, अ फिलोसॉफिकल स्केच। उसने ये रास्ता बताया कि यूरोप अगर इस मारकाट से बचना चाहता है तो क्या करना होगा। बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी छोटी सी किताब है, बड़ी प्यारी किताब है। उसने कुछ रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिए। पाकिस्तान की समस्या क्या है कि ये दुनिया की हर चीज में गंदगी खोजने को तैयार है, सिवाय उस रास्ते को जिस पे ये चल रहे हैं। They are not ready to introspect, retrospect, or any kind of self analysis. जो इनको रिविजिट करना है उसको ये रिविजिट करने को तैयार नहीं है। दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वो नॉन नेगोशिएबल है। तो करने दे फिर। आप वो तो आप अगर मान लीजिए आप, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, सामने वाला एक बच्चा उठा के खड़ा कर दे, मिश्रा को तो कुछ नहीं आता यार, ये तो खून पी रहा, मैं क्या कर सकता हूँ उसका? भाई ही हैज फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मेरी एक आपकी और इस डायलॉग को सुन के कई लोग ये कमेंट लिखेंगे, मिश्रा को कुछ नहीं पता, कई लोग लिखेंगे यार ही इज जीनियस। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पाकिस्तानी इसका सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिस पर्पज के लिए आया, अब देखिए, आप देखिए इनके माइंडसेट का अंतर। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं। ये 10 दिसंबर 2015 का है, बीबीसी पे ये न्यूज छपी थी। कैथोलिक शुड नॉट ट्राई टू कन्वर्ट जूस एंड अदर्स, वेटिकन सेज। आप समझ रही हैं इसका मतलब? वेटिकन कह रहा है स्टॉप कन्वर्जन, एंड द जूस, सबसे बड़ी बात है ये वेटिकन कह रहा है। इसका मैसेज आज क्यों हमारे जो क्रिश्चियन भाई बंधु हैं शामिल होगा? क्योंकि उनको भी मैसेज मिल गया। जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेलेट है वो कर रहे हो, दैट कैन बी डेल्ट विद। लेकिन उनका जो मेन सोर्स है, बिकॉज बाइबल एक जो इस्लाम जो ये अब्राहमिक फेथ है, ये तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनका पोप होता है, फिर उसके नीचे पता नहीं क्या क्या और रैंक्स होती हैं बकायदा, टिल द टाइम कोडिफाइड रिलीजन्स हैं ये, बिल्कुल कोड के हिसाब से चलते हैं। ये इनका पूरा एक वो रहता है स्ट्रक्चर, हायरार्की। ये डिग्री लेते हैं कि भाई आप फादर हो, आप उसके आर्क बिशप हो, ये हो, वो पूरा चलता ही है। वो कह रहे हैं कि स्टॉप कन्वर्जन, स्टॉप इट। आपको मैं दूसरा ये आपको स्टेटमेंट देता हूं। पोप फ्रांसिस वार्न्स वेटिकन ऑफिशियल्स अगेंस्ट बिलीविंग चर्च नो लॉन्गर नीड टू बिहेव इन सच मैनर। आप समझ रहे हैं? सो पॉइंट क्या है कि भाई आपको पीस का एक ही तरीका है। पहला है ट्रुथ। there is one thing to attain some sort of tranquility for a moment. That's not peace. ठीक है ना? ट्रांक्विलिटी और पीस में जमीन आसमान का अंतर होता है। पीस इज व्हेन यू हैव सेटल्ड ऑल योर कॉन्फ्लिक्ट्स ना। पीस का दूसरा प्रोसेस का नाम होगा क्रिमिनल प्रोसेस, जिसमें ये होगा कि मान लीजिए आपने कहा अभिषेक तुमने मेरी घड़ी चुराई है, अब मैं उसका डिफेंड करूं, मैं आपके ऊपर इल्जाम करूं, आप मेरे ऊपर इल्जाम करें, इससे पीस नहीं आती, इससे न्याय भी नहीं मिलता। एक आदमी को जिसको सजा हो भी जाएगी, उसने दूसरे के लिए इतना अनाप शनाप बोल चुका होगा वो कि दैट रिलेशनशिप इज गॉन फॉर एवर। तो criminal justice system might send someone to punish. It might give some sort of a self-soothing feeling to the victim, but it doesn't necessarily end up creating a peaceful justice. तो लोगों ने कहा कि पीसफुल जस्टिस का है कि लोगों को, जैसे एक लड़की है उसका रेप हो जाए और उसका रेपिस्ट रोज उसके सामने से गुजरे, तो ये इमेजिन कीजिए उस बेचारी के दिल पे कितनी बेबसी होगी कि मुझे इस आदमी को देखना पड़ता, मैं कुछ नहीं कर पाता। यही है जब आप मुगलों ने हमें मारा, हमारे मंदिरों को तोड़े, और आप कहते हो कि नहीं तोड़े वो मंदिर, मुंह पे आके मजाक उड़ाते हो, अपने अपने से मजाक उड़ाते हो। तुम अरब हो, तुम तुर्की हो, तुमको, मैं वहां था कजाकिस्तान में सोनम जी, तो इंडियंस को 14 दिन का वीजा ऑन अराइवल था। मैंने सोचा पाकिस्तानियों को भी होगा, मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला भाई आ जा यार पाकिस्तान आ जा। तो आप देख लीजिए इनको टर्क्स भी वीजा नहीं देते, एंड दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज टर्क। I mean, the community is full of contradiction, conflicts. उसके बाद भी ये सामने वाले में कीड़ा निकालते हैं। यही इनकी खास बात है। That will undo them. The best thing is that this will undo them. There is no need to do any or put any external effort. जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, वो रास्ता खुद ही इनको डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा। और वो हुआ भी 1971 में टूट गए ये। उसके बाद अभी जो बचा है उसमें भी कोई पीस नहीं है।
Balochistan is simply dying to, make way part ways with them. तो ठीक है, ये चलेगा ऐसे ही, एंड देन वी आर अनफॉर्चुनेट कि हमारे ही लोग हैं और हमें इनको ऐसे डील करना पड़ता है। जी। अच्छा अभिषेक, ईरान जो है वो फॉर्मली जो है वो मेंबर बन गया है, एससीओ का नया मेंबर। हाउ डू यू थिंक, ऑलरेडी इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि जी इंडिया ने तो वर्चुअल समिट भी इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका ने इंडिया को प्रेशराइज किया है। जबकि अगर वो थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो उनको पता चल जाता कि जो ऑप्ट आउट रशिया और चाइना ने किया था, उन्होंने कहा था कि हम वर्चुअली इसको करना चाहेंगे, ना कि इंडिया ने। बट ठीक है, नथिंग बेटर इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एनी वे। तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, क्योंकि ईरान अब आपको पता है फॉर्मली मेंबर बन गया है, तो इसके ऊपर कुछ तो रिएक्शंस आएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंग्रेचुलेट भी कर दिया उनको। हाउ डू यू थिंक इंडियाज एलाइज, especially if we talk of United States of America, how do you think they would react to this? सबसे Because अच्छी ये चीज, already उनको uncomfortable कर रहा है ना, SEO is already making them uncomfortable. Sorry about that. Go ahead. to whom it is making uncomfortable, sorry? Of course, the West is not very Yeah, comfortable exactly. with SEO, right? Yes, correct. सो सी देखिए, ऐसा है कि एससीओ में इंडिया के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि एससीओ इज अ क्लब ऑफ एंटी अमेरिकन बेसिकली, ठीक है ना? रशिया द प्राइम सस्पेक्ट, द प्राइम टारगेट ऑफ द अमेरिकन, चाइना द एनिमी नंबर वन, द इटर्नल एनिमी, रशिया current enemy, China, Pakistan, no friend either. They don't know what is this relationship called. हम आपके हैं कौन वाला हिसाब किताब चल रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में. एंड देन ये जो बेचारे सेंट्रल एशियन मेंबर्स हैं, दे आर तो स्टूज ऑफ यू रशिया. रशिया जो कहेगा वो करेंगे, फॉर द सिंपल रीजन कि वो सीआईएस इफेक्टिव है अभी भी वहां पे. अब इसमें क्वाड भी है. India is member of Quad and SCO both. ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. And this can only be done by a person as deft as PM Modi. He knows how to play with contradiction. He knows how to walk tight ropes. So, and if I, ये वैसे अगर आप देखें ये इनग्रेन्ड ही है, आप ये तो कब से चला आ रहा है ना, वी ऑलवेज बिन डूइंग दिस। इट्स जस्ट दैट इट्स बिकम लाइक वे टू ऑब्वियस नाउ, क्योंकि जो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है वो इस तरह से इवॉल्व कर रही हैं जो शायद पहले देखने को हमें नहीं मिला, विद चाइना ग्रोइंग सो मच। बट आई थिंक ये हमारे में इनग्रेन्ड ही है, ये भी कोई चाणक्य नीति का ही हिस्सा है मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, मैं उसको थोड़ा सा अलग देता हूँ. बात आपकी सही है, पर मेरी थोड़ी सी एनालिसिस या मेरी समझने का तरीका अलग है. दोनों ही सही तरीके में अपने नजरिए को देख रहा हूँ कि इंडिया ने 1945 के बाद, 47 कह लें, 50 के बाद, जब इनको अपनी फॉरेन पॉलिसी को एस्पाउस करने का वो मिला, राइट मिला, तो इंडिया ने एक एनएम बनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट. बट नॉन अलाइंड मूवमेंट भी बेसिकली अलाइन था यूएसएसआर की तरफ. हमने अमेरिका को तो एंटेगोनाइज किया ही किया, इसमें तो कोई शक नहीं है. हम एंटी अमेरिकन थे, हमने सोशलिज्म को, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था, वी वर डेमोक्रेसी रन थ्रू सोशलिस्टिक वे. ये बड़ी अचीव सी बात थी कि हमारे अंदर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो थे. अब आप डेमोक्रेसी के थ्रू लाना चाह रहे हो कंट्रोल्ड इकोनॉमी, वो 5 इयर्स प्लान और पता नहीं क्या क्या चीजें हमने इंट्रोड्यूस की थी फ्री मार्केट के अलावा. तो हम वी ऑल्सो हैड एंटेगोनाइज अमेरिका. चाइना को भी हमने एंटेगोनाइज किया. जो हमने, वो क्या नाम है उनका, वो जो हमारे वो रहते हैं धर्मशाला में, तिब्बतियों के जो गुरु हैं, दलाई लामा. दलाई लामा जी। दलाई लामा को जब हमने रिफ्यूज दिया, जब चाइना ने उनके अगेंस्ट में, जो चाइना वेंट ऑल अगेंस्ट रिलीजन्स, तो हमने चाइना को भी एंटेगोनाइज कर दिया. तो बेसिकली हमारा फ्रेंड तो सिर्फ रशिया था. वी नेवर न्यू हाउ टू प्ले हार्ड बॉल्स, और वी नेवर न्यू हाउ टू प्ले विद डिफरेंट हैट्स ऑन. वी ऑलवेज वांटेड टू हैव जस्ट वन हैट. ये हमारी प्रॉब्लम थी. वी वर टू रोमांटिसाइजिंग द थियोरेटिकल वर्ल्ड कि सब अच्छा हो रहा है, और रियल पॉलिटिक्स से हमारा संबंध नहीं था. रियल पॉलिटिक्स शुरू करने का सारी गवर्नमेंट्स को मैं क्रेडिट दे रहा हूं, मगर मुझे लगता है एस जयशंकर इन द लीडरशिप ऑफ मोदी हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग रियल पॉलिटिक्स. उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप देखिए, ऊफा एग्रीमेंट में जब रशिया में गए थे, रशिया से मिलने गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने उस एग्रीमेंट में पाकिस्तान की ये बात मान ली थी कि बलूचिस्तान में इंडिया इंटरफियरेंस करता है और आतंकवादी घटनाएं करवाता है, जिसको कि वो रिविजिट करेंगे. उसका जब वो अंदर आए तो बाद में उनको बहुत प्रेशर मिला पार्लियामेंट से, तो ही हैड टू रोल इट बैक.
तो ये कहाँ हम हार्ड गेम कर रहे थे? हम तो नहीं खेल रहे थे, हम तो एकदम सबको अपीस करते चले जा रहे थे। अब इंडिया हार्ड गेम खेलता है, अमेरिका से कहता है कि यू वांट आवर फ्रेंडशिप, वी आर रेडी, बट वी विल नॉट स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ईरान से बाई करना ऑयल और रशिया से बाई करना ऑयल में जमीन आसमान का अंतर है। हम हमारे थोड़ा सा इस्लामिक देश के प्रति हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा, गिवन वी हैड अ ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ पे ये डराया गया कि भाई आप इनके साथ एंटेगोनिस्टिक नहीं हो सकते, इनको एंटेगोनाइज करेंगे तो आपका ऑयल बंद हो जाएगा, आपकी इकोनॉमिक इनफैक्ट हम तो ओआईसी का हिस्सा बनने की कोशिश करते रहे। यस, फॉर गॉड सेक, आई डोंट नो व्हाई एंड हु गेव दैट आइडिया, एनीवेज। तो अब ये था कि हम तो ईरान के साथ ऑयल खरीद रहे थे, उसका पर्पस अमेरिका को एंटेगोनाइज करना नहीं था, और एनीवेज हम अमेरिका के अलाई नहीं था, हम अमेरिका में दूर से ही ट्रीट करता था। वो तो हमें एफ पैक के पॉलिसी में रखता था ना। पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान ये एक ब्रैकेट में हुआ करते थे। ये तो रिसेंट फिनोमिना है जब उन्होंने इंडिया में से एफ पैक को अलग कर दिया, और आज एक इंडिया पूरा एक डिफरेंट दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पर आज जब हम इंडिया जो है वो पार्टनर है अमेरिका का, और अमेरिका का जो जो सोर्न एनिमी है वो है रशिया, उसके साथ भी हम डील करते हैं, पेट्रोल बाई करते हैं, तेल बाई करते हैं, बिकॉज रशिया इज नॉट ईरान। ईरान की इजराइल से डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की, मुस्लिम जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी वजह से हम किसी भी वेस्ट एशियन कंट्रीज को या इस्लामिक वर्ल्ड के साथ हम कभी भी उनको एंटेगोनाइज नहीं करना चाहते थे। बट रशिया को तो हमने कई बार एंटेगोनाइज कर दिया था। इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स भी हैं, इट्स नॉट जस्ट द रिलीजियस इक्वेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हाँ, भी हैं आप वो देखिए, ऐसा नहीं है, ऑयल के तो ऑप्शन हमारे पास पहले भी थे, हम और जगह से खरीद सकते थे। जब ओएनजीसी विदेश निगम जो है, जिसका काम ही है बाहर जाकर के हमारे एनर्जी इंटरेस्ट को सिक्योर और प्रोटेक्ट करना, उन्होंने दुनिया भर में खरीदा था, उनके पास और भी ऑप्शन थे, बट वो यहाँ से तो वो रखते ही थे। तो हमारी पॉलिसी जरूर थी कि हम वो प्रेशर में नहीं आते थे, मगर हम अमेरिका के पार्टनर कभी नहीं थे। पाकिस्तान अमेरिका का पार्टनर था। अमेरिका तो हमें हमेशा इंटेगनाइज किया अमेरिका ने। जैसे कि जब हमें कहूटा में पता चला कि न्यूक्लियर बम इन्होंने बना लिया है, और राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी या किसकी गवर्नमेंट थी मुझे याद नहीं, दे वांटेड टू बॉम्ब इट टू डिस्ट्रॉय द फैसिलिटी, अमेरिका ने रोका कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इंदिरा जी की। अच्छा, इंदिरा जी ने, तो उनको अमेरिका ने रोका कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। तो पॉइंट अब ये कह रहे कि आज जो मोदी और ये खेल रहे हैं, ये है सीरियस सीरियस इंटरनेशनल रिलेशंस। रशिया से भी खुश, यूएसए सबसे ले रहे हैं, दे आर नाउ प्लेइंग हार्ड, जिसे कहते हैं ना हार्ड टू गेट, यू वांट गेट मी, now you got to pay me real good money. They know how to negotiate. These Indians are so bloody damn confident people कि वो या 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचने की कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ चुका है। हम तो वैसे भी ट्रेडर लोग हैं, हमारी तो सारी जिंदगी ट्रेड में निकले, हमने कब दुनिया को तलवार निकाल के कहा कि ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो। हमने दुनिया को शुरू से फिलोसफी दी, ट्रेड दिया, कॉमर्स दिया, साइंस दिया, वही हम आज भी कर रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं सोनम जी, मेरे जो डीन थे प्रीवियस यूनिवर्सिटी में, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में, वो ग्रीक थे। तो वो अभी उनके यहाँ इलेक्शन हुआ है कुछ दिन पहले, तो वो इलेक्शन में ना वो टीवी देख रहे थे, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा यार मैं टीवी देख रहा था और हमारे फॉरेन मिनिस्टर से ना इंटरव्यू हो रहा था ग्रीक टीवी पे। तो उनसे पूछा वो टीवी प्रेजेंटर ने कि आप बताइए आज के डेट में ये जो इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे डायनेमिक लीडर कौन है। तो वो बोले कि उसने बोला यार देयर इज एन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, उसका नाम है एस जयशंकर, आई थिंक ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस। दैट वाज द सेंटेंस। दिस इज व्हाट एस जयशंकर हैज अचीव्ड, एस जयशंकर हैज अचीव्ड, बट एस जयशंकर कुड नॉट हैव अचीव्ड दिस had PM Modi been not the world leader, because world looks at him. यार वो याद है आपको जो उसने कहा था, वो जॉनसन ने, बोरिस जॉनसन ने, वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, वन मोदी। दिस इज हाउ वर्ल्ड लुक्स एट मोदी। एंड गुजराती भाव जो है ना, ये गुजराती जो मोटा भाई है, ही नोज हाउ टू सेल भैया। वो एक जेब से पैसा नहीं निकालने वाला आपकी सारी दमड़ी लेने का। द गाय नोज एवरीथिंग। परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर इंडिया। जी। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं जिससे मैं थोड़ा शायद डिसएग्री करूँगी। जैसे आपने कहा कि इंडिया ने एंटागनाइज़ किया अमेरिका को। मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत के पास ऑप्शंस ही नहीं थे किसको एंटागनाइज़ करना है, किसको नहीं करना। अब क्योंकि वी वर रूल्ड ओवर बाय प्राइमरीली इंपीरियलिस्ट्स और जो कैपिटलिज़्म के साथ चलते थे, तो हमारा ऑटोमैटिकली एक झुकाव सोशलिज़्म की तरफ हो गया। और उस टाइम पे हमारी जो लीडरशिप थी, दे वर आल्सो लाइक प्रो सोशलिज्म। और शायद उस टाइम हमारी ये ज़रूरत भी थी, क्योंकि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे ना, हमारे पास इतने मीन्स ही नहीं थे कि हम कैपिटलिस्ट बने। आज इंडिया में आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म जो है वो बहुत हद तक डोमिनेट कर रहा है। बट आई थिंक ये एक सेपरेट डिबेट हो जाएगी, इसके जी ऊपर जी हम जी, कभी सम अदर तफसील से टाइम। बात करेंगे, जी ठीक जी है। जी।
तो अच्छा, मेरा लास्ट सवाल समझ लें या कमेंट समझ लें, जब ये शो लाइव होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जो स्पेशली जो फेक पीस निक्स टाइप के लोग हैं, वो बोलेंगे कि आप तो कोई हिंदुत्व फैनेटिक हैं, या फिर आप कोई हिंदू बिगट है जो उनका फेवरेट वर्ड है, या फिर आप कोई वो कहते हैं ना हॉक है। तो कोई अगर आप उनको वो जवाब देना डोंट चाहें फॉरगेट एडवांस चड्डी, में। हाँ जी। चड्डी वो आरएसएस वाली चड्डी, डोंट फॉरगेट दैट आल्सो, हाँ आई हाँ, आल्सो। वो ये अंदर तो खाकी चड्डी पहन हाँ, रखी यस है। यस। तो अगर आप उनको कोई एडवांस में ही जवाब देना चाहें, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है भाई, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सोनम जी, जो नाम दे दे हमें, लेट देम कॉल। उनसे उनके कहने से क्या विजडम खत्म हो जाएगा? ओनली वन सेट ऑफ विजडम विल एग्जिस्ट। जो वो कह रहे हैं वही सच है, बाकी दुनिया के पास एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है, कोई और सोच नहीं सकता। जस्ट बिकॉज इफ यू डोंट हैव आर्ग्यूमेंट, यू स्टार्ट डिराइडिंग पीपल। आप फिर लोगों के ऊपर कमेंट करते हो, वो जो है ना सेवन फैलिसीज, आप स्ट्रॉ मैनिंग करना शुरू कर दोगे तो आप करो भाई, उसमें क्या दिक्कत है? यू कॉल मी हिंदुत्वा, यू मेरे दोस्त, आपके भी दोस्त मुसलमान है, मेरे भी दोस्त मुसलमान है, मैं भी प्यार करता हूं, आप भी प्यार करती होंगी अपने मुस्लिम फ्रेंड से। मुझे कोई मैं कभी नहीं देखता किसी का धर्म क्या है, मगर या रिलीजन क्या है। मगर अगर मैं इसके लिए अपनी आइडेंटिटी के साथ या झूठ बोलना शुरू कर दूं, या सच बोलना ना शुरू करूं, या मेरा अपना माइंड ना बोलना शुरू करूं, एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, दूसरी तरफ हम चड्डी भी हैं, हम खाकी भी हैं, हम आरएसएस हैं, हम ये हैं वो हैं, बोलिए आप। You are more than welcome. And if you can, as a communist or any other thought, can take the batting from Hindutva guy as a badge of honor, so do we. Chadi, RSS, Hindutva lobby, it's a badge of honor. I accept it wholeheartedly, and thank you so much for for unleashing these expletives on us. I mean, at least on me, I take it. मुझे तो लगता है बड़ी गर्व की बात है ये, क्योंकि आरएसएस का जो नेशनलिज्म है, इट इज प्राइमरली रूटेड इन एथनिसिटी एंड नॉट रिलीजन। वो देखिए लोग, मैं कहते हैं कि वो इस किस्म के लोग हैं कि वो इतनी कोशिश भी नहीं करते कि मिस इन्फॉर्मेशन को वो फाइट कर सकें, बिकॉज दे आर जस्ट बिजी डूइंग यू नो थिंग्स विच एक्चुअली मैटर। दे डू नॉट गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू फालतू का एडवर्टीजमेंट एंड ये सब। Anyway, it was a great pleasure for me I'll just to. say one thing, Sonamji. See, we RSS is not nation. We have never been a nation. We are multinationals by default. We are civilization. Nation European concept है. हमने कभी नेशन की बात नहीं की, हम कभी भी, because nation means homogeneity. Civilization means diversity, pluralism, and we had that. So we don't talk about nationalism, especially the European negative nationalism. We are all about Indian civilization. We are all about patriotism. We are all about being son of soil. That's it. And we welcome everyone, Hindu, Muslim, Sikh, Isai. That's their personal matter with the God. We don't mind it. We have nothing to with that. They are son of soil. They're born in the soil of India, and that's what makes them Indian. Their religious beliefs, religious bent of mind doesn't affect me even a hoot, and I don't give it a hoot about who thinks what I am. I love my country. I love my soil. I'm a patriotic about Indian civilization. I'm so sorry. Thank you. No problem. ठीक है अभिषेक, we'll conclude for today. But आपसे बात करके मुझे इतना मजा आया, और conversation was so engrossing and it was also so interactive that I would love to talk to you again and again. I hope the feeling is mutual. आपको अच्छा लगा Absolutely. मेरे शो पे आके? Absolutely. थैंक यू। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी फिर से। ओके, सो व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। Bye bye.